नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। देखिए, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाला है, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स ने जो है वो टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है, उनको वीडियो देखने से पहले सबसे पहले टेस्ट सीरीज ग्रुप में जो है वो अनसॉल्व्ड पार्ट और सॉल्व्ड पार्ट दोनों इसके अपलोड किए गए हैं। तो सबसे पहले अनसॉल्व्ड पार्ट जो है प्रैक्टिस करना है और उसके बाद सॉल्व्ड पार्ट के साथ जो है उन क्वेश्चंस को मैच करना है। फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखनी है, फिर ये भी एनालाइज करना है कि क्या क्या गलतियां आपकी हुई थी और उन गलतियों को आप कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर वाज द चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम लॉन्च। तो हिमाचल प्रदेश की ही ये बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम जो है वो कब लॉन्च जो है वो की गई थी। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टार्टअप योजना स्टार्ट की गई थी या फिर लॉन्च की गई थी, ये 2023-24 में जो है वो स्टार्ट जो था वो की गई थी। तो ये जो टूरिज्म स्टार्टअप योजना है, इसको मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना बोला जाता है। तो ये जो है वो लॉन्च की गई थी 2025-26 में। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये लॉन्च क्यों की गई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये लॉन्च इसलिए की गई थी ताकि जो होम स्टे हैं, होटल हैं, उनके निर्माण के लिए युवाओं को जो है वो ऋण प्रदान किया जा सके, इसलिए जो है ये योजना जो है वो चलाई गई थी। अब टूरिज्म सेक्टर की हम जो है वो बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो टूरिज्म के बारे में पता होने चाहिए। देखिए, टूरिज्म के बारे में एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। इसका कंट्रीब्यूशन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग जो टूरिज्म सेक्टर है, होटल, इसमें पूरा ये साथ में आता है, टूरिज्म, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.77% जो है वो रहता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हिमाचल प्रदेश की जीएसवीए में। ये आपने ध्यान रखना है कि टूरिज्म सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा 2024-25 में, जो इसका फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेटेड डाटा है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं कि 2025 तक टोटल कितने टूरिस्ट जो हैं वो हिमाचल आकर जो है वो पहुंचते हैं, तब भी आपने ध्यान रखना है कि टोटल टूरिस्ट की जब भी बात की जा रही है, तो टोटल टूरिस्ट जिसमें जो है वो रिलीजियस टूरिस्ट भी जो है, जो धार्मिक भावना से जो है वो हिमाचल में आए, वो भी इंक्लूड है। तो टोटल 311.47 लाख टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में आए। अगर हम बात ऐसे ही करते हैं कि रिलीजियस, जो रिलीजन की भावना से यहाँ पर आए, वो कितने टूरिस्ट जो है वो आए, तो रिलीजन के भावना से जो यहाँ पर आए वो 166.51 लाख जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर आए। टोटल फॉरेनर जो है वो कितने आए, तो फॉरेनर जो है वो 0.85 लाख जो है वो फॉरेनर यहाँ पर आए 2025 तक और दिसंबर 2025 तक। और जो इंडियन टूरिस्ट थे वो थे 144.11 लाख। ठीक है, और इन्हीं को अगर टोटल करेंगे तो टोटल इंडियन और फॉरेनर जो है वो कितने आए, वो आए 144.96 लाख। ठीक है, रिलीजन को भी इंक्लूड कर दिया गया जब साथ में, तो 311.47 जो है वो टोटल टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हाट स्टेटस इज गिवन टू ऑर्फन इन स्टेट। तो बोलते हैं कि ये जो सुख आश्रय योजना जो है वो चलाई गई है, अब बोलते हैं इसके तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो ऑर्फेन्स हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको जो है वो क्या स्टेटस जो है वो दिया गया है। तो उनको आपने ध्यान रखना है कि उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का जो है वो दर्जा जो है वो दिया गया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है कि क्या जो है वो नाम या फिर क्या जो है वो दर्जा उनको जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया ये जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो किसकी कंजर्वेशन के लिए जो है वो जाना जाता है। देखिए, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क की अगर आप बात करते हैं तो ये जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपन, स्नो लेपर्ड भी और हिमालयन मस्क डियर, इन तीनों की ही कंजर्वेशन के लिए जो है वो जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों के संरक्षण के लिए जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो जानते हैं।
हैं। अगर हम बात करते हैं इस ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क की, तो ये 2014 में जून महीने में, जून 2014 में जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया था। अगर हम ये भी बात करते हैं कि इसका एरिया जो है वो कितना है, तो 1171 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये 1984 में जो है वो बन गया था। ये तो पता चल ही गया आपको कि 1984 में बन गया था। एरिया क्या है, ये किन जानवरों को जो है वो मुख्य रूप से संरक्षित जो है वो करता है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल ट्रीटीज इवेंट्स एसोसिएटेड विद हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द अर्लियर टू लेटेस्ट। तो जो कालानुक्रमित है वो आपको करना है, मतलब आपको जो है वो बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ संगौली जो है वो दिया गया है, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी दिया गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ सनंद टू राजा ऑफ बिलासपुर बाय ब्रिटिश दिया गया है। अगर हम ट्रीटी ऑफ संगौली की बात करते हैं, ये ट्रीटी ऑफ संगौली जो है वो 1815 में जो है वो साइन हुई थी। और ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जो आती है, जो महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में हुई थी, तो ये 1809 में जो है वो हुई थी। एग्जीक्यूशन ऑफ सनंद टू राजा ऑफ बिलासपुर बाय ब्रिटिश, तो अंग्रेजों के द्वारा बिलासपुर के राजा को जो है वो कब सनद जो है वो दी गई थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा जो बिलासपुर के राजा को सनद दी गई थी वो कब दी गई थी। वो ट्रीटी ऑफ संगौली के बाद जो है वो दी गई थी। जो संगौली की संधि जो है वो हुई थी उसके बाद दी गई थी, तो 1815 के बाद, यानी कि 1815 में जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद जो है ये दी गई। ये आपने ध्यान रखना है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था 1815 में, गोरखाओं को जो है वो खदेड़ने के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने 1815 में जो है वो सनद जारी की, और इस सनद के माध्यम से बिलासपुर के राजा को जो है वो उसका राज्य जो है वो वापस सौंप दिया गया था, और उन्हें जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य के तहत जो है वो मान्यता दी गई थी। तो ऐसा जो है वो किया गया था। तो सबसे पहले तो हुई ज्वालामुखी की संधि, तो दूसरा सबसे पहले आ जाएगा, फिर ट्रीटी ऑफ संगौली हो गई तो पहला आ जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ सनंद टू राजा ऑफ बिलासपुर हो गया तो फिर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा, पहला, तीसरा आपने ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 1809 में हुई, संगौली की संधि 1815 में, रेटिफाइड 1816 में हुई। ब्रिटिश सनद जो बिलासपुर के राजा को दी गई वो फरवरी में दी गई। इसके बारे में देखिए कहीं पर फरवरी लिखा गया है, कहीं पर मार्च भी जो है वो लिखा गया है। ठीक है, मार्च 1815 भी कहीं पर लिखा गया है। तो इस तरह से आपने ये क्रोनोलॉजिकली जो है वो चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो आप ध्यान रखना कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके एक साथ जो है वो सॉल्व यहाँ से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरेटरी। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना कब था। अक्सर हम पढ़ते हैं कि 1956 में जो है वो बना था। यहाँ पर तो हर एक ऑप्शन में 1956 दिया है। अब जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी उनको जो है वो ज़रूर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो हुआ होगा, अगर चीज़ें अच्छे से याद नहीं की होंगी। अगर अच्छे से याद की होंगी तब तो फटाफट जो है वो आंसर कर दिया होगा इसका। अब देखिए यही फ़ायदा है टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का कि आप जो है वो सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, अनसॉल्व्ड पार्ट को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उसको अनसॉल्व्ड पार्ट के साथ मैच करते हैं, फिर उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते हैं और डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ये बात जो है वो 1956 की तो है, परंतु एग्जैक्टली ये जो है वो बात है 1 नवंबर 1956 की। तो 1 नवंबर 1956 की ये बात है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका जो है वो निर्माण किया गया। चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू ये 4 जिले उस टाइम यहाँ पर हुआ करते थे। 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर यहाँ पर जो है वो मर्ज होता है आकर, और उसके बाद जो है वो बिलासपुर के बाद 1956 में जो है वो इसको 1 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। 1957 में ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में टेरिटोरियल काउंसिल भी गठित की जाती है।
और 57 के बाद जो है वो 1963 में इस टेरिटोरियल काउंसिल को जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसी दौरान जो 57 और 63 का पीरियड था, इसी दौरान बीच में 1960 में जो है वो किन्नौर जिला जो है वो चीनी तहसील जो महासू डिस्ट्रिक्ट की हुआ करती थी वहां से निकाला गया और एक अलग से जिला जो है वो बनाया गया। फाइनली जो है वो पूरा सेटअप कर दिया गया और 1971 में जो है वो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वें नंबर का जो है वो राज्य बना दिया गया। ये घोषणा उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो रिज मैदान से की गई। तो यहाँ से ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, विद डेट आपने याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलते हैं एज पर द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस increased by what percentage compared to financial year 2022-23। तो ये अभी का नहीं पूछा गया है, ये पिछली बार का पूछा गया है। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला है क्योंकि कई बार एचपीआर से पिछले क्वेश्चन भी पूछ लेता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ये रिकॉर्ड जो है हो रहा है, चाहे आप पेपर 1 की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं। मैं पूरा लिखवाऊंगा आपको यहाँ पर। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार जो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है उसमें बोलते हैं वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जो है कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये 9.5% जो है वो वृद्धि हुई है। थोड़ा डिटेल से देखिए। पर कैपिटा इनकम देखिए, फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट जो 2023-24 का था उसके अकॉर्डिंग थी 2,34,782 और बोलते हैं इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये 2,14,489 थी, ये जो है वो थी। और इसमें इंक्रीज जो हमें देखने को मिला वो 9.5% का इंक्रीज देखने को मिला, जो हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एस्टिमेटेड एट 2,83,626। ये अभी वाला डाटा है जो आपको नोट करना है अगर नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम थी वो 2,83,626 रुपए थी। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो है ये 2,58,196 थी। और बोलते हैं इसमें जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो 9.8% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। एक तो हमने 2023-24 का जाना, एक हमने सीधा 2025-26 का जो है वो जाना। कंपेयर इनको पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ जो है वो किया गया। अब यहाँ पर जो चीज आपको मिसिंग लग रही है वो 2024-25 वाला फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर, उसको कंपेयर करना है 2023-24 के साथ, वो जो है वो मिसिंग लग रहा है, तो वो भी लिखिए। अगर हम बात 2024-25 की कर रहे हैं तो एडवांस एस्टिमेट के अनुसार जो है वो 2024-25 में जो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम थी वो 2,57,212 थी। और अगर हम 2023-24 में इसको देखते तो ये कितनी थी 2,34,782 रुपये, ये इतनी थी। अब इसमें कितना इंक्रीज हुआ, जैसे यहाँ पर 9.5% था, यहाँ पर 9.8% था, यहाँ पर इंक्रीज जो है वो देखने को मिला 9.6% का। 9.6% का इंक्रीज जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है। परंतु अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां पर जो है ये स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि पेपर 1 में जो है वो क्वालिफाइंग नेचर इसका है, पेपर 1 को पास करना ही पड़ेगा, तब आप पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी वो टेस्ट शीट स्टार्ट हो चुकी है, टेलीग्राम भी चल चुका है। टेलीग्राम पर भी जो है वो बच्चों को टेस्ट शीट्स ग्रुप में ऐड करना स्टार्ट कर दिया गया है। जो टेस्ट शीट्स ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं हुआ है वो डायरेक्टली हमें ईमेल जो है वो करेगा, उनको जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। और जिनको टेस्ट शीट्स ज्वाइन करनी है पेपर 1 वाली, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पेपर 1 की टेस्ट शीट्स का लिंक जो है वो दिया गया है, वहां से ज्वाइन जो है वो कर लेना। अब ठीक है, टेस्ट शीट ज्वाइन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिटीजन एंगेजमेंट रजिस्ट्रेशन इन अगस्त 2025। इस बार हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट सीरीज में कवर किए हैं वो 2025 के ही किए हैं।
ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो 1-2 नंबर आपके सीधे पक्के हो सकें। बोलते हैं अगस्त 2025 में नागरिक सहभागिता पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस सरकारी पहल ने हासिल किया है? तो ये किया है परीक्षा पे चर्चा 2025 ने। तो परीक्षा पे चर्चा 2025 जो है वो उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया है। शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि कार्यक्रम के 8वें संस्करण में माई गॉव प्लेटफॉर्म 3.53 करोड़ से अधिक वैध पंजीकरण जो है वो इसमें दर्ज किए गए, तो इसलिए इसको जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो शामिल किया गया है। तो इस ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर स्कीम्स के बारे में वैसे भी जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए परीक्षा में चर्चा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ जेम 9th फाउंडेशन डे? बोलते हैं कि ये GEM क्या है और इसकी 9th फाउंडेशन डे जो थी उसका जो है वो बोलते हैं थीम क्या था। अगर हम जेम की बात करते हैं तो जेम का पूरा नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो है वो होता क्या है, बिडिंग वगैरह होती है ऑनलाइन। अब बोलते हैं कि इसका जो 9th स्थापना दिवस था उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का 9th फाउंडेशन डे था ये कब मनाया गया, तो ये अगस्त 8, 2025 को जो है वो मनाया गया। अगस्त 8, 2025 को जो है वो इसको सेलिब्रेट किया गया, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच टेनिस प्लेयर बिकेम द फर्स्ट वुमेन सिंस सेरेना विलियम्स टू विन द बैक टू बैक US ओपन टाइटल इन 2025? तो बोलते हैं कि सेरेना विलियम्स के बाद 2025 में लगातार 2 US ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ पर सिंपल सी बात क्या पूछी गई है आपसे कि US ओपन टाइटल 2025 जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो अगर हम US ओपन जो 2025 का टेनिस सिंगल टाइटल था वो बात करेंगे किसके द्वारा जीता गया है महिलाओं में, तो ये अरेना सबलेंका के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अरेना सबलेंका की तो इनकी कंट्री का पता आपको चल गया कि बोलते हैं ये जो है वो कौन सी कंट्री से है, ये बेलारूस की जो है वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। अब ये तो महिलाओं की श्रेणी में जीता गया है, अब मेंस की श्रेणी में जो है वो किसने जो है ये जीता है, तो ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है वो पुरुषों की श्रेणी में जो है वो जीता गया है। अब ये हो गया US ओपन 2025। इसमें भी कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाता है, 2025 का याद रखें कि 2026 का याद रखें। 2025 का भी याद रखना पड़ेगा, 2026 का भी याद जो है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो US ओपन में तो फिलहाल हमारे पास ये 2025 का ही डाटा है जो हम याद रख सकते हैं US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में, परंतु हम जो है अगर 2026 का डाटा भी कहीं पर याद रखना है तो हम क्या डाटा जो है वो याद जो है वो रख सकते हैं। हमें 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ से जो है वो लिंक करना है। 2026 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें जो पुरुषों की श्रेणी में खिताब जीता है वो कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता है, और महिलाओं की श्रेणी में जो खिताब जीता है वो एलिना रायबैकिना के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो इतना आपने ध्यान रखना है पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी में इसका। आगे बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ICAR CMFRI फॉर मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो बोलते हैं कि मत्स्य शक्ति परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बोलते हैं किसने जो है वो ICAR CMFRI के साथ जो है वो MOU जो है वो साइन जो है वो किया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये MOU जो है वो किसके द्वारा जो है वो साइन किया गया है। ये MOU जो है वो साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। कहीं गलती से ये मत सोच लेना मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने किया है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा जो है वो किया गया है ना। इसमें जो है वो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट द फाइड वर्ल्ड कप चेस 2025। तो फाइड विश्व कप शतरंज 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो दिव्या देशमुख जो है वो बनी है। इनका नाम तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एज सच आपको ऐसे भी याद रखना है। आगे बोलते हैं विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द फिशरीज सेक्टर इन अगस्त 2025। तो यहाँ पर देखिए मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो हम पढ़ रहे थे वही जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? अगस्त 2025 में ये मत्स्य शक्ति जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। मत्स्य क्षेत्र में विकास हेतु जो है वो इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टेक कंपनी हैज पार्टनर विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टू प्रमोट वुमेन्स क्रिकेट ग्लोबली। तो बोलते हैं कि महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बोलते हैं किस टेक कंपनी ने जो है वो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ जो है साझेदारी की है। तो ये गूगल के द्वारा जो है वो की गई है, ये भी ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बोलते हैं विच इलेक्टोरल सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो वोट नहीं करते, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पर जो है वो वोट जो है वो करते हैं। अब देखिए इसमें जो है वो किस तरह का जो है वो सिस्टम होता है, क्या फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर होता है, या यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता है, ओपन बैलेट सिस्टम जो है वो यहाँ पर होता है। देखिए ओपन बैलेट भी नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भी नहीं होता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो प्रेसिडेंट हैं इनको चुनता कौन है, अब इनको जो है जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है, राज्यसभा है लोकसभा है, वहाँ के जो एमपी हैं वो यहाँ पर वोट करते हैं। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हमारी विधानसभाएं हैं, वहाँ पर जो हमारे चुने हुए एमएलए हैं वो जो है वो वोट जो है वो करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि वोट कौन करता है, तो चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर जो है वो वोट जो है वो करते हैं, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में जो है वो किसके द्वारा स्थापित जो है वो की गई थी। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो 1905 में ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो है वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी इसका जो है वो आप सही आंसर ध्यान रखेंगे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो स्थापित की गई। यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी की जब बात हो रही है तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। 1905 में ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। 1905 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोलते हैं विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजरियस टू हेल्थ। बोलते हैं कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो आते हैं। इनके अनुसार किस अनुच्छेद में ये बोला गया है कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय एवं नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन जो है वो नहीं करना है, वो जो है वो प्रतिबंधित हैं। तो अगर उनके प्रतिबंध की हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 47 इसकी बात जो है वो करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 47 उसकी बात करता है। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको हर एक आर्टिकल यहाँ से याद होना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं उनके बारे में। आर्टिकल नंबर 40 किसकी बात करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल नंबर 45 जो है वो किसकी बात करता है? ये बात करता है प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ये एजुकेशन के प्रोविजन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 48A यहाँ पर जो है वो दिया गया है। देखो, एक आर्टिकल है 48, एक आर्टिकल है 48A। तो ये 48A बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन करनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको सेफ भी रखना है, हमारे फॉरेस्ट हैं वाइल्ड लाइफ हैं उनकी भी रक्षा जो है वो करनी है, तो उसकी बात ये करता है। और वैसे ही आर्टिकल नंबर 48 किसकी बात करता है? आर्टिकल नंबर 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो डीपीएसपी की बात करता है? ये जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कर जो है वो इसका आंसर जो है वो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवों की जो राजधानी हुआ करती थी ना, वो कहाँ पर हुआ करती थी? कौन सी सिटी में जो है वो हुआ करती थी? अगर हम पल्लवों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी कैपिटल के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन डी भी देख लीजिए।
इसका जो सही आंसर होगा वो कांचीपुरम जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम थोड़ी सी पल्लवों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए। हिस्ट्री का पूछा तो जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ही चाहे पूछ लिया जाए, तो हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बन जाए। जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। ये वैष्णव धर्म का जो है वो अनुयायी जो था वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये पल्लव वंश के बारे में आपने ध्यान रखना है। ये पता चल गया आपको, बस इतना ही ध्यान यहाँ से रखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसका जो मानव है उसके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बोलते हैं इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। ये तो शायद हमने किसी एग्जाम में पढ़ा भी है। तो हाँ, स्ट्रेस लेवल को ये इंक्रीज कर देता है। बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन स्लीप क्वालिटी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नींद तो चली जाएगी अगर जो है वो नॉइस पोल्यूशन होगा या फिर नॉइस होगी। इंप्रूवमेंट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का क्या लेना देना इससे। या फिर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाएगा उल्टा। बोलते हैं इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल, तो स्ट्रेस लेवल को ये बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, इन दी क्लोर एल्कली प्रोसेस व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। तो बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था HPRC के द्वारा ही। एक बात ध्यान रखना कि ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है इसमें जो पानी है, पानी मतलब H2O, वाटर जो है ना इसमें वो रिड्यूस हो जाता है और प्रोड्यूस करता है क्या, यहाँ पर ये H2 प्रोड्यूस कर देता है और OH नेगेटिव जो है वो प्रोड्यूस जो है वो कर देता है। मतलब हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, साथ में हाइड्रो ऑक्साइड आयन को भी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो जहां पर भी ऐसा ऑप्शन दिखे उसको जो है वो आप सही जो है वो कर देंगे। है तो पहला ऑप्शन भी ऐसा ही, परंतु ये गलत हो जाएगा ऐसा, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पर एक H पॉजिटिव दिया गया है, H पॉजिटिव यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर H पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, ये जो है वो हाफ H2 जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है कैथोड में, तो यही इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर, विच केमिकल फाउंड इन पील्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट इन बीवरेज एंड च्युइंग गम्स। तो बोलते हैं कि कौन सा केमिकल ऐसा है जो बोलते हैं पील्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है फ्लेवरिंग करने के लिए, जो बिवरेजेस पीने वाले पदार्थ होते हैं या फिर च्युइंगम्स होती हैं उनमें। तो ये जो है वो लिमोनिन होता है, लाइमोनिन। इसको ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर एंटोनियम आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। कीन का एंटोनियम जो है वो आपको बताना है। पहले तो पता होना चाहिए कि कीन होता क्या है, फिर उसके बाद बाकी ऑप्शंस के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कीन का अगर हम शाब्दिक अर्थ हिंदी में जो है वो देखेंगे कि कीन होता क्या है, इनके हिंदी में मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा आंसर का। तो कीन होता है थोड़ा उत्सुक टाइप में, तो उत्सुक इसको आप बोल सकते हैं। देखिए, उत्सुक का क्या इनडिफरेंट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, टॉलरेंट हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग आपको चुनना है, तो इसका जो है वो इनडिफरेंट जो है वो हो जाएगा। एक तरह तो उत्सुक आ गया, उत्साह आ गया, और इनडिफरेंट मतलब मतभेद टाइप में जो है वो आ गया। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, नाली में गंदा पानी भरा है। वाक्य का पुल्लिंग, इस वाक्य को जो है पुल्लिंग में परिवर्तित कीजिए। तो नाले में गंदा पानी भरा है, नाले में गंदा पानी है, नाले में पानी है, नाले में पानी भरा है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, नाले में गंदा पानी भरा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर बोलते हैं, द स्कॉलर्स एक्सप्लेनेशन वॉज सो डैश दैट इवन द मोस्ट स्केप्टिकल स्टूडेंट्स फाउंड इट कन्विंसिंग। तो बोलते हैं इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ल्यूसिड जो है वो इसका हो जाएगा। द स्कॉलर्स एक्सप्लेनेशन वॉज सो ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट अर्थ में, तो स्पष्ट इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे बोलते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में उचित विदेशज शब्द का चयन करें। यहाँ पर विदेशज शब्द का चयन करना है। आज मेरी डैश को 1 साल हो गया, आज मेरी शादी को, ठीक है, किसको, शादी को जो है वो 1 साल हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर बोला है विदेशज शब्द का चयन करना है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि शादी विदेशज शब्द में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं, निम्नलिखित वाक्य में तत्सम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण करें।
अपने लिखे में तुम्हें कुछ डैश कर लेना चाहिए, कुछ संशोधन कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी गेव अ स्पीच एट डैश यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन जेनेवा लास्ट समर। सी गेव अ स्पीच एट द हो जाएगा यहाँ पर एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं पिछली शताब्दी में कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए। वाक्य में शब्द में वर्तनी की जो त्रुटि है, शताब्दी यहाँ पर गलत लिखा गया है, पहले ही देखते पता चल जाना चाहिए। शताब्दी यहाँ पर गलत जो है वो लिखा गया है। शताब्दी की मात्रा जो है वो ऐसी नहीं होती, ऐसे शताब्दी जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, शताब्दी जो है वो ऐसे लिखा जाता है। आगे बोलते हैं यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और चिन्हित शब्द का बहुवचन शब्द पहचानें। तो रमेश ने डंडा उठाया, इसमें जो है वो बोलते हैं ध्यान पूर्वक पढ़ना है और चिन्हित शब्द का बहुवचन बताना है। डंडा यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन है, तो डंडा का डंडे हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेगमेंट। ही गेव अ कैंडिड ओपिनियन ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पर कैंडिड को जो है वो अंडरलाइन जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंडिड का मीनिंग जो है वो क्या होता है। स्पष्टवादी जो है वो इसका मतलब होता है, मतलब जेन्युइन सा, थोड़ा प्योर सा टाइप में। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा क्या ऑनेस्ट होगा? नहीं, ऑनेस्ट जो है वो नहीं होगा। ऑनेस्ट तो ईमानदार जो है वो हो गया। दूसरा फ्रैंक दिया गया है, फ्रैंक भी जो है वो नहीं होगा। और तीसरा ओपन दिया गया है, तो ओपन भी नहीं होगा। अगर फ्रैंक नहीं हुआ तो ओपन भी नहीं होगा। आगे जो है वो डिसिप्टिव दिया गया है, तो डिसिप्टिव होता है थोड़ा कपटी टाइप में, कपटी बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा इल्यूसिव टाइप में वो है, मिसलीड करने वाला है। तो यही इसका एंटोनियम जो है वो होगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस। बोलते हैं सी विल राइट्स अ बुक नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो है वो फ्यूचर टेंस होगा। सी विल राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर, सी विल राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट्स नहीं होगा, राइट होगा। ठीक है, सी विल राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर सही आंसर इसका है। तो अभी तो हमने 30 क्वेश्चन जो है वो पूरे कर लिए। 5 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के बचते हैं, वो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उनको पीडीएफ में जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शास्त्रा रामानुजन 2025 प्राइज। 2025 का ये शास्त्रा रामानुजन प्राइज किसको दिया गया है? कमेंट कर आप अपना आंसर जो है बताएंगे। इससे पहले जो है वो हमने एक पार्ट यूट्यूब पर ही डिस्कस किया है जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज का, तो आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। आपको पता है टेलीग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो काइंडली मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो टेस्ट सीरीज ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो टाइमली मिल जाएंगी। खासकर ये जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज वाले बच्चे और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज वाले बच्चे, ये काइंडली जुड़ जाना। बाकी भी अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तब भी ज़रूर जुड़ना, पंचायत सेक्रेटरी पटवारी की करते हैं तब भी जुड़ना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।